नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। आज एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। न्याय को जन जन तक सुलभ करने की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इसके लिए ट्राइब्यूनलों की स्थापना न्याय प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए हुई थी, लेकिन वक्त के साथ कई समस्याएं ट्राइब्यूनल व्यवस्था में सामने आई हैं। भारत में ट्राइब्यूनल व्यवस्था लंबे समय से न्यायिक प्रणाली की एक खास विशेषता रही, जिसकी शुरुआत 1941 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ हुई थी। 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 323A और 323B को शामिल किया गया था और इसके बाद संविधान, संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों को प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार मिल गया। हाल ही में विशेष रूप से वित्त अधिनियम 2017 के अधिनियमन के साथ ट्राइब्यूनल सुधारों के बारे में जो चर्चा हो रही थी उसमें और विकास हुआ। इसके बाद भारत के विधि आयोग द्वारा ट्राइब्यूनल के वैधानिक ढांचे का व्यापक विश्लेषण किया गया, लेकिन कई यदि पहलुओं को देखें तो कई पहलुओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी समस्याओं का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। एक हालिया फैसले में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि सदस्यों और अध्यक्षों की बड़ी संख्या में रिक्तियों की मौजूदगी और उन्हें भरने में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण न्यायाधिकरणों को भारी नुकसान हुआ है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने भी अपने सहमति वाले फैसले में ये कहा कि ये आवश्यक है कि तेजी से और प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। न्यायाधिकरणों की स्थापना से न्यायपालिका ने उनके कुशल कामकाज के लिए दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करने या निर्धारित करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि हाल फिलहाल की बात करें तो हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुधार को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। कोर्ट ने ट्राइब्यूनल सिस्टम पर फिर से विचार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के प्रशासन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त निरीक्षण निकाय को भी सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है। प्रतिवर्ष मामलों को दर्ज करने की तुलना में ट्राइब्यूनल की निपटान दर स्वागत योग्य कही जा सकती है, क्योंकि लगभग 94% है। हालांकि न्यायाधिकरण अभी भी लंबित मामलों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसको कहा जाए वहां पर भी तारीख पर तारीख के हालात बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को अच्छे काम का संकेत माना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ज़रूर वहाँ पर लोगों को निस्तारण ज़्यादा जल्दी मिल रहा है या ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है, इसलिए लोग ट्राइब्यूनल्स की ओर जा रहे हैं और अन्य कोर्टों पर इसका भार कम पड़ रहा है। लेकिन साथ ही ये कहा है कि लंबित मामलों की संख्या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों का एक संकेत है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन मामलों का निपटारा जल्द हो और इसके लिए जो व्यवस्था करनी है वो करनी पड़ेगी, जिसमें रिक्तियों को भरना भी एक बड़ी व्यवस्था है। उधर भारत में केंद्रीय न्यायाधिकरणों की वर्तमान स्थिति पर रिफॉर्मिंग द ट्राइब्यूनल फ्रेमवर्क इन इंडिया नाम के एक सर्वे में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने मौजूदा 37 सेंट्रल ट्राइब्यूनलों का विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट को यदि आप देखेंगे तो रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि स्वतंत्रता की कमी को भारत में न्यायाधिकरणों की समस्या के प्रमुख मुद्दों में से एक के रूप में देखा गया है। प्रारंभ में चयन समितियों के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ट्राइब्यूनलों न्यायिक और कार्यकारी सदस्यों से बनती है। इनमें से कुछ सरकार के भी नुमाइंदे होते हैं। कुल न्यायिक नियुक्तियां होती हैं। ऐसे में सरकार के दखलंदाजी का अंदेशा बढ़ने लगता है। चयन समितियों की यदि हम बात करें तो चयन समितियां एक ट्राइब्यूनल में नियुक्ति होने के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार हैं और न्यायिक और कार्यकारी सदस्यों के मिश्रण से बनी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं, जिस पर पहले ही इशारा सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि उन रिक्तियों को भरने की ज़रूरत है ताकि लंबित मामलों का निस्तारण किया जा सके। आज हम इस अपने खास कार्यक्रम में आपको न्यायाधिकरणों की समस्या, उनके सामने की चुनौतियां और भविष्य में उनको कैसे सुधारा जाए, इसी पर बेहद खास पैनल के साथ बातचीत करेंगे और इसी पर आज हम बहस भी रखेंगे और इसका एक
हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि मैं बहस की ओर आगे बढ़ूं, आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं ताकि आप ये समझ सके कि आखिर न्यायाधिकरणों की भूमिका हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कितनी ज़्यादा अहम है और उसकी चुनौतियाँ भी कितनी ज़्यादा हैं। कई महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण किसी न किसी वक्त सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय थे। इनमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालतें और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT शामिल है। इन सभी विवादों में विवाद की जड़ ये थी कि क्या संसद को संवैधानिक रूप से न्यायालयों के साथ पारंपरिक रूप से निहित मुख्य न्याय अपीलीय कार्यों को निरस्त करने या हटाने का अधिकार था। एक नजर डालते हैं ट्रिब्यूनल्स के कानूनी विवाद पर। भारत संघ बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन 2002 मामले ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। कर्नाटक राज्य बनाम विश्व भारती हाउस बिल्डिंग सहकारी समिति और अन्य 2003 प्राथमिक प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता का सवाल। SP संपद बनाम भारत संघ 1987 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन 2010 NCLT और NCLAT की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। इन सभी मामलों में मुद्दा ये था कि क्या किसी न्यायाधिकरण को दिए गए ऐसे न्यायिक कार्य संविधान में निहित बुनियादी ढांचे को खत्म कर देते हैं। मामले शक्तियों के पृथकीकरण, कानून के शासन और न्यायिक समीक्षा के मुद्दों पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब अपने पैनल से आपको परिचित करा दूं। हमारे साथ जस्टिस मुकुल शेरावत मौजूद हैं, एक्स जज हैं NCLT के और 16 साल तक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में और फिर लगभग 4 साल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में न्यायिक सदस्य रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश मांगने के लिए जनहित में एक रिट याचिका भी दायर करने में मदद की। सरकार को पुनर्युक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 महीने का इसके लिए समय दिया गया। तो हमारे साथ जस्टिस मुकुल शेरावत मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस AN मित्तल, चेयरमैन यूपी लॉ कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस बीरेंद्र सिंह, एक्स चेयरमैन आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के फ़ोनों पर मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शंकर राजू जी, पूर्व सदस्य CAT के, और इसके अलावा सुनील मोतीलाल टैक्स एडवोकेट हैं, ट्राइब्यूनल्स में विशेष पकड़ है उनकी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत सर। और सीधे अब ले चलती हूँ मैं आपको जस्टिस मुकुल शेरावत के पास। जस्टिस मुकुल शेरावत, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, व्हाई ITAT इज कॉल्ड मदर ट्राइब्यूनल? Interesting. So you see that in January 1941, under Section 5A of the Income Tax Act 1922, this was constituted prior to our independence. Sir. So therefore, this is the first tribunal in India. Therefore, it is called Mother Tribunal. The first tribunal in India prior independence is income tax tribunal. Sir. तो इसके बाद ही और ट्राइब्यूनल्स बने हैं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और पहला ट्राइब्यूनल बना, इसको मदर ट्राइब्यूनल कहा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, अब जिस तरह से आज की हम बात करें और जिस तरह से चिंता सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स में जो वैकेंसीज हैं उस पर जताई हैं, ख़ास कर कि अगर यदि मैं NCLT की बात करूं, आपकी प्रमुख भूमिका रही है इस संदर्भ में PIL फाइल करने में। व्हाई इट वाज नीडेड सर, क्यों करना पड़ा, आखिर वहां समस्या क्या हो गई थी? यस, यू सी दैट 27 नवंबर 2020 को in writ number 804, as you have rightly pointed out, Lordship Nageshwar Rao, Lordship Hemant Gupta and Lordship Ravindra Bhatt have passed an order. Sir. That order of the Supreme Court, in my personal opinion, so far has not been implemented in its letter and spirit. जी.
So there was a 5 year tenure of the NCLT members, though their age was not 65 years. They were, some of them were only 60 years, 58 years. Sir. So the age was in their favor, but their term of 5 years was expired. तो 5 साल का उनका टेन्यूर था अपॉइंटमेंट लेटर में, जी वो खत्म हो गया. जी अब इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपॉइंटमेंट रिअपॉइंटमेंट्स को कंप्लीट करिए. अब रिट में मैंने ये कहा कि आप इस सुप्रीम कोर्ट का इन्हीं जजेस का ऑर्डर है, आप इसको फॉलो करने के लिए डायरेक्शंस दें यूनियन को, जी यूनियन ऑफ इंडिया को. तो ये शॉर्ट पीरियड के रीअपॉइंटमेंट करवाते हैं, implementing your own order. Or moreover, the age is 65, retiring age is 65 years. So they have age in their favor. बिल्कुल. Only reappointment is required. And there is a lot of, as you rightly suggested in the beginning, there is a lot of vacancies available. बहुत सारी vacancies पड़ी हैं, is causing delay in delivery of justice. जी. In national competitive trap. This is the reason I have filed this PI. Exactly, I have supported. I am one of the partner, and the senior advocate, Mr. Pradeep Rai, has successfully argued this and the Honorable Supreme Court has given 2 months time, which is expiring in July now, to complete the reappointment process. जी. So this is the urgency and this is the need. जी, और शायद वहीं से बहस शुरू भी हुई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को अब ये कहना पड़ा कि रिक्तियां भरने की ज़रूरत है और जो उपाय हैं वो निकालने की ज़रूरत है. जस्टिस वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं. जस्टिस वीरेंद्र सिंह, विशेषकर यदि मैं बात करूं आर्म्स ट्राइब्यूनल की, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 19,000 केसेस लगभग वहाँ पेंडिंग हैं और 34 मेंबर्स की जो सीट्स हैं उसमें महज 11 लोग ही अभी मौजूद हैं. जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है. ऐसे में एक सवाल सबों के मन में ये है कि वाई this is state of affairs, how to improve it. Definitely इस पे इतनी सुधार की ज़रूरत है ताकि जो लोग, ख़ासकर सेना की यदि हम बात करें, जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके. विधवाओं की बात हो जाती है, विधवा पेंशन्स की बात हो जाती है, तमाम तरह की वहाँ पर जो लिटिगेशंस हैं उसे जल्द से सुलझाने की ज़रूरत पड़ती है. आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? Well, although the appointments in Armed Forces Tribunal have always been slow and lethargic, but this time the shortage of members affects not only the Armed Forces Tribunal but almost all the tribunals. The reason is prolonged litigation over new rules introduced by government which compromise their independence. The rules, as you know, were held unconstitutional by the Supreme Court in November 2019, after which the government made new rules which were again adversely commented upon by the Honorable Supreme Court in November 2020 again. Thereafter, an ordinance, as you must be knowing, it was brought into motion to blunt out the decisions of Supreme Court on independence of tribunals. That too was challenged and finally declared void by the Supreme Court very recently in July 2021. Although this has caused some delay, but it's better to be afflicted with delay in appointments than with a compromised tribunal system, as I understand. A system should, however, be kept in place wherein selections are made at least 3 months prior to retirements in the tribunal, as I understand, and our AFT says like that. A time-bound approach, as directed by Honorable Supreme Court, should certainly make a positive impact if implemented in letter and spirit. But sir, here another problem is this: AFT are technically under Ministry of Defence. So, does its functioning or independence gets hampered? Yes,
it really affects the independence of any tribunal which is placed right under the ministry against which it has to pass the orders. And this not only affects such as AFT, it affects NGT, it can affect RCT, it can affect TD, STET, etc. More than others where they have to determine rights of citizens against the government. Now, so far as you must be knowing it, you must be aware of it. Sir. I'm not very sure whether you are or not. The Punjab and Haryana High Court in year 2012 in civil writ petition 1075 of 2012 titled as Navdeep Singh versus Union of India had said that it should be placed at the Ministry of Law and Justice and not Defense Ministry. That order was challenged by the government in the Honorable Supreme Court. जी. And despite the Supreme Court refusing to stay the verdict, except the contempt proceedings which were initiated in the High Court at that time because of the non-implementation of the order, the same remains unimplemented till date. That is the interesting part. बिल्कुल. However, the same orders have now been passed by the Supreme Court, as we all know. जी बिल्कुल. जस्टिस मुकुल शेरावत, एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में जब ये सारी बातें हो रही है कि ट्राइब्यूनल्स क्या करती हैं, कैसे करती हैं. एक व्यूअर्स के हिसाब से यदि मैं देखूं तो एक सेट फॉर्मेट ये होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है हम अदालत चले जाते हैं. आखिर ट्राइब्यूनल्स और कॉमन पीपल की यदि मैं बात करूं तो ट्राइब्यूनल्स कैसे कॉमन लोगों के, आम लोगों की ज़िंदगी को छूती हैं, कैसे उनके मामलों को सॉल्व करती हैं. कंपनीज के मामले हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ बड़े बड़े मामले ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं, या आम आदमियों के लिए भी इस ट्राइब्यूनल्स की उतनी ही महत्व है, उतनी ही ज़रूरत है जितना कि हम बाकी एक सेट या पारंपरिक अदालतों को देखते हैं. So you see, the first thing is that law is made for the mankind. Mankind is not made for the law. जी. And the tribunal का जो स्लोगन है वो है सुलभ न्याय, सत्वर न्याय, निष्पक्ष न्याय. जल्दी से जल्दी हो, सुलभ हो और निष्पक्ष हो. ये हमारे ट्राइब्यूनल का स्लोगन है, जी. which is always displayed with our emblem. तो अब ये है कि ट्राइब्यूनल को एक इफेक्टिव जुडिशियल फ्रेम पर दिया गया so that everybody should not go to the high court. So everybody gets the first opportunity to file a case if a person is not satisfied by a bureaucratic order. बिल्कुल. तो अब ये जरूरत पड़ी है कि हम, वरना जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएं, इट टेक्स टाइम. तो वहां पर एक एक्सपर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इज कॉल्ड बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल वेयर ए टेक्निकल मेंबर इज देयर, ए जुडिशियल मेंबर. तो ये आम जनता का फर्स्ट कोर्ट है जहाँ पे उसको इमीडिएट सुना जाता है. जी जी जी. लेकिन यहीं पर यदि कैट की बात करें शंकर राजू जी, यू नो, if there is need, do you think that there is a need to simplify administrative law, particularly with regard to judicial review and appeal? How do you see these issues? The government servant or person working under the executive, they approach the tribunal. After they exhaust all the remedies available to them within the department. Sir. Now, judicial review is to the order passed by the executive under the service rule. So, an independent body, which is a judicial one, and has been ruled in a constitutional bench decision of L. Chandra Kumar that it is equivalent to the High Court as far as jurisdiction under 226 is concerned. Sir. But to cut short
the load on Supreme Court. Earlier in 85, the methodology was you file a case in CAT and being aggrieved, you straightway go to Supreme Court. Sir. So for a petty matter, the Supreme Court was overburdened with service matters. So in Chandra Kumar, the tribunal has been formulated under Article 323A. Ji. But the utility of the tribunal, which was in 1985, has now been diluted so much with the intervention of executive, as you know, and my learned seniors have already described, that we should be grateful to Madras Bar Association and the Honorable Supreme Court that despite separation of powers being the rule, the legislative arbitrariness has been set right. Yes. By holding that these provisions but sir, have happened. But sir, you know, the unexperienced, this is like this is another aspect of the whole issue. There is uncertainty about the time frame of the working time frame, or as we said, like the unexperienced people are also there as a member and all. These are also major problems. Do you think that's why CAT or other kind of tribunals is not very much successful? Yes, you are absolutely right, and this is happening because a judicial body is being controlled by an executive body. DOPT is governing all the service conditions, appointment of tribunal, Central Administrative Tribunal. But the committee which selects the people, member judicial and member administrative, is DOPT secretary, law secretary, the chairman of the tribunal, and a designated Honorable Supreme Court judge. But the fact of the matter is, now they have changed the rules. The rules, and thank God to Honorable Supreme Court that this 50 years embargo has gone, and an advocate has an access. Why an advocate is necessary as a judicial member? Because he has ample experience of service law. And people from service background like me, I was appointed at the age of 40. And at the age of 50, I was out because this is not permanent, a maximum tenure of 10 years, which was found to be sufficient by Honorable Supreme Court in Madras Bar Association. But the fact of the matter is now making the tenure as 4 years, now it has been 5 years, it will prompt those who are either not successful in practice or are aged advocates to come in the tribunal. So the utility of the tribunal is to impart quick justice and experienced person. So advocate at the early age is given sufficient tenure. Now the tenure is only 5 years. If a established lawyer with 5 years practice, it comes to the tribunal, then he will revert back to his practice, which would take another 10 years. So no good lawyer is coming to the tribunal. That's why we are suffering. So this is one of the reasons. जी सुनील साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? दो बातें कही है राजू जी ने कि एक तो अच्छे लॉयर्स नहीं जाते हैं ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस करने के लिए, दूसरी एक बड़ी बात जो मैं देख रही थी, यदि आंकड़ों की मैं बात करूं तो लगभग 90,000 केसेस जो हैं, अगर ITAT की बात करूं, खासकर आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, लगभग 90,000 केसेस ऐसे हैं जो कि 12 मार्च 2019 के आसपास का एक आंकड़ा है ये, जो पेंडिंग है ITAT में। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए कि इरेगुलर, इस वजह से इरेगुलर ऑर्डर्स भी हैं, और एक तरह का इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसको हल करने की ज़रूरत है, चाहे अब इसको किस तरह से एक वकील के नज़रिए से आप देखते हैं। दूसरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि ट्राइब्यूनल्स में अच्छे वकील प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं? So at the very outset, I must give my fair, frank view, and that is that by and large, and when I say by and large, I would say 90-95% of the people who are practicing before the tribunal are extremely happy with the way the income tax appellate tribunal is functioning. So I know it is fashionable to criticize the government and the forum, but with in all fairness,
I've been practicing there since the last 25 years, and really I've been happy, extremely happy with the way they are functioning. As Justice Rawat said, there's an age-old saying that justice delayed is justice denied. And the problem before the High Court is that once a matter is filed, we all know it doesn't take years, it may take decades. But so if we want to reduce the pendency in the High Court, the only way out is to have these specialized tribunals. Okay, so that way you can have a quick justice and a more informal way of getting justice, where the procedurals are more easier as compared to the High Court. Now, in that sense, the tribunal is playing a very, very important role. And the role it's playing, if I may tell you, even 25 years back, when there was a matter, and I was with my senior, and if there was a matter in the High Court and the tribunal, my senior would tell me, as a junior to me, that you go to the High Court, I will go to the tribunal. So you can imagine when a matter is clashing, most of the lawyers have given preference to going to the tribunal as compared to the High Court, because that's where really there is a monetary effect there and then. That is the first point. Two, when a matter is reaching tribunal, the person has gone through so much grievances at the lower level, at an assessment stage, at the CIT appeal stage, that many of the consultants tell them upfront that the first forum where you can really expect justice is a tribunal. Yes. So we in fact do what you call an expectation management. And many of the CAs tell the clients that, look, the first forum you will get justice, I'm talking about the tribunal I practice, which is Income Tax Appellate Tribunal, is the tribunal. Okay. Now, I may also point out that 85% to 90% of the tribunal orders are upheld by the High Court. This also speaks about the quality, not just the speed of justice, but also the quality of justice which is being rendered by the tribunal. So much so that 85 to 90% of the orders are upheld. And for the reversal of 10%, which may be insignificant, the government is litigating 90% of the cases. Yes. So the tribunal, to my mind, is functioning pretty well. Having said that, there is always scope to improve. There is always, so it is very important to safeguard the autonomy of the tribunal, because it is playing a very, very important role in the dispensation of justice. Yes. Now, it is only because of that these rules were framed in 2017, which was quashed by the Supreme Court in Matthews case. But the reason for quashing it was what? They were not very happy with the term. So as we said, to have good justice, coming to your point now, that many lawyers are not getting into the, are not wishing to get elevated to the bench. So the 2017, in fact, spoke of 10 years. A lawyer should have 10 years of experience before he can be elevated to the bench. The matter was quashed for other reasons. These rules were quashed not for this 10 years, but for other reasons. So, for example, as far as an accounting member is concerned, an additional commissioner could become a tribunal member. The matter was quashed. The pendency, even the retirement age. So let's say if a president comes to the tribunal, he's coming in after the age of 62. So he's retired from the High Court. It takes 6 months to 12 months for him to come to the tribunal, and within 2 years he has to retire. Bilkul. Now, by the time he understands the system, it's time for him to go. So these were the reasons that these tribunal rules were quashed. They took a new form in 2020, and a substantial change was made. So before an additional commissioner could, So there is substantial improvement. The government is making its best efforts. No doubt, there is nothing like a perfect scenario, but we are moving in that direction, and I think that should be applauded. जी, हम बात करेंगे कि आखिर जो समस्याएं हैं उसको सुधारा कैसे जाए। ट्राइब्यूनल्स में रिक्तियां ही क्या एकमात्र उपाय हैं, विकल्प हैं, या फिर जो अभी स्थिति है उसमें भी बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। अपने मेहमानों से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस हिस्से में। तो सबसे पहले मैं जस्टिस वीरेंद्र सिंह, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे, क्योंकि सर सेना की बात है, एक हम सभी का एक इमोशन जुड़ जाता है जैसे हम सेना की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक सर, व्हाट आर द मेजर shortcoming of armed force tribunal, and what
according to you, what do you think that which remedial steps we can take? Most shortcomings of the tribunal system now have been removed by the recent judgments of the Supreme Court, sir, and also earlier judgments over the years. My view is that government should be careful about it, that there should not be excessive tribunalization except in specialized subjects, and there should be no connection of the tribunal with the ministry or department against which it has to pass the orders. The members must also be provided with the best facilities and should not be dependent upon any agency of the government, as I understand. Hopefully, the National Tribunal Commission will resolve this, as I understand. The administrative, technical, expert members must, in my view, also be given a capsule course in a judicial academy to make them unlearn many things and also instill in them a judicial approach wherein they stop thinking of themselves as representatives of the department they had served in the past. They must also remember, Mr. Sinha, that their role is not to adjudicate and deal with grievances of members of public and not defend of the department against whom those grievances. जी, जस्टिस वीरेंद्र सिंह, हमारे साथ जस्टिस मित्तल भी जुड़े हुए हैं और जस्टिस मित्तल के पास आपको ले चलती हूँ सीधे लखनऊ। हमारे जस्टिस मित्तल, आपसे सर पहला सवाल मेरा यही है, अभी हमने पूरी बहस सुनी है और सभी का एक कंसर्न है कि कहीं न कहीं ट्राइब्यूनल्स में और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि वैकेंसी काफ़ी हैं और शायद वैकेंसियों के नहीं भरने की वजह से ही वहाँ पे भी पेंडेंसी बढ़ रही है। अब वैकेंसी को भरने की सिफारिश तो लॉ कमीशन ने की है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि हर एक ट्राइब्यूनल की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि पूरी नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, मैं समझता हूं कि 2016 के बाद से ये पोजीशन ज़्यादा डिटोरिएट की है। 2016 से पहले जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल्स थे उनमें रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होते थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो नए ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 बने हैं और जो इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, उसके हिसाब से कम 6 महीने पहले इसका प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए और जो भी कमेटी इसमें नियुक्त होती है वो कमेटी ये सुनिश्चित करे कि योग्य व्यक्तियों का चयन करके वो सिफारिश अपनी केंद्र सरकार के पास भेजे और केंद्र सरकार उन सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेते हुए ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति करे। जी बिल्कुल। और जस्टिस राजेश टंडन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स चेयरमैन हैं साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के। राजेश टंडन, जस्टिस राजेश टंडन, मेरा सवाल आपसे सर यही है, इस वक्त यदि साइबर की बात करें, साइबर लॉज की बात करें, तो वो अपने आप में हम सभी से जुड़ा हुआ सा है और हर एक भारतीय से शायद आज की तारीख में साइबर लॉ जुड़ गया है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स आर आल्सो फेसिंग मैन पावर crunch, as Justice Mittal said, and as Supreme Court has pointed out. Do you think that overlapping of jurisdiction with police is also a big problem for cyber law appellate tribunals, and this is in fact this is a biggest problem? बात का आपको मैं जवाब देता हूँ सर कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे सेक्शन 66D पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। सर, ये whoever fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. Now, various matters have come where this challenge has been made that once the crime has been reported under the Cyber Crime Act under Section 66D and Section 66D, then the punishment cannot be awarded under Section 419 and 420 simultaneously. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Then this is a complete violation of the constitutional provision of Section 20
that is protection in respect of conviction of offences. जी. Same offences is being tried by the Indian Penal Code. Same offences are being tried by the information technology. जी. That is punishment for identity theft and punishment for cheating. Therefore, there has to be some provision under the Information Technology Act so that the provision can proceed, the punishment can proceed, or the investigation can proceed जी. under any of the provisions. जी. One should not be deprived of the remedy of Article 20 of the बिल्कुल. Constitution of India. जी. That is my submission to this जी. question. जी. जस्टिस मुकुल शेरावत, एक बड़ा सवाल है, न केवल ये साइबर लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की ही समस्या है, हमने ये देखा है कि टैक्स के भी मामले में यदि देखा जाए तो एक तरफ ITAT है, दूसरी तरफ CBDT भी है. अब ऐसे में आपको लगता है कि सर की जो ओवरलैपिंग हो जाती है, इस वजह से भी जो ट्राइब्यूनल्स के पास जो पावर होनी चाहिए थी, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिल पा रही है, और एक सरकारी दखल इसमें ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वकीलों को भी दिक्कत होती है, ट्राइब्यूनल्स को भी दिक्कत होती है. Right. Interesting. So, by and large, all the members of this panel today, all the learned judges and all of us are agreeing with the issue which is raised up by India Legal today. Sir. That there is a interference of executive interference and independence of the tribunals. As far as the overlapping is concerned, in Income Tax Act, the chances of overlapping is little. Because the CBDT has a jurisdiction to pass instructions and notifications to the supported officers. But what they do generally, how they negate the orders of the tribunal by passing overriding notifications. We pass a judgment, then they pass a notification which override the procedures of the tribunals or even of the high courts. Yes. So that is the reason which is causing overlapping or causing delay. Once a court has judiciously said that this is the correct interpretation of law, it should be gracefully accepted by the executives, EPDT or any other. This is what I would say. मिस्टर डाला, अगर इस तरह की चीज़ों में देखा जाए जहाँ ओवरलैपिंग हो रही हो या फिर ट्राइब्यूनल्स और अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच जो कन्फ्यूजन होता है, ऐसे में एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ एडवोकेट, आप क्या समझते हैं, किस तरह की परेशानी होती है एडवोकेट्स को? So, as I said, the difficulty arises when you are at a commissioner level. Because commissioner के पास क्या है, he has a CBDT instruction, he has a tribunal order. And let us say the two are not in sync, then the commissioner will say, look, I will go by the CBDT order. So, and the CBDT order invariably may be pro-revenue. Sir. When the matter comes to the tribunal, the CBDT instructions are not binding on the tribunal. So that is absolutely clear. So maybe the accountant member there who's sitting on the bench may be at a similar level or even lower than that of a CBDT or at the same level, let us say. But as far as the bench is concerned, they are not bound by the CBDT circular or notification. That is binding only on the officers. So as far as tribunal is concerned, they have no problem not to follow the CBDT circular in the interest of justice. सर, और लेकिन कुल मिलाकर जैसा जस्टिस मुकुल शेरावत ने भी कहा कि दोनों के बीच सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, और जस्टिस मित्तल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से नियुक्तियों की बात हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जोर दिया है, बड़ा कंसर्न दिखाया है, इसमें भी दिशा निर्देश जो है उसका पालन नहीं हो रहा है. चीफ जस्टिस के देखरेख में नियुक्तियों की सिफारिश हुई है, लेकिन अभी तक कई बार देखा जा रहा है कि उसको भी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है. आपकी टिप्पणी सर इस पर? देखिए, आप जो नीति नियत की गई है वो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि वर्ष 2020 में नई नियमावली बनाई जा चुकी है, जिसमें लगभग सभी पदों के लिए समान कार्य अवधि 3 साल की निर्धारित की गई है.
और जो नीति बनाई गई है उसमें जो चयन समिति है उसका भी पुनर्गठन किया गया है। तो इसमें जो भी मैं चयन समिति से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भी अपनी जो बैठक हैं उनको समय से संपादित करें, समय से निष्पादित करें। जब आप ऑप्शन 1 साल पहले से मांगना शुरू कर देते हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें विलंब कहाँ होता है। और निश्चित रूप से जो भी पैनल चयन समिति द्वारा बना करके केंद्र सरकार को भेजा जाता है उस पैनल पर केंद्र सरकार को भी शीघ्रातिशीघ्र विचार करना चाहिए। जी, लेकिन उसके साथ साथ सर ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। चाहे आप अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें या फिर ट्राइब्यूनल्स की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। इसको कैसे सुधारें सर, इस पर भी आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगी, खासकर लॉ कमीशन के मद्देनजर। हाँ, निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बहुत ज़रूरत है और इसमें संबंधित प्रशासकीय विभाग को ही आवश्यक कदम उठाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है तो जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं जो उनका स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर को बेहतर करें। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसको कार्मिक विभाग ठीक करे। और भी करीब 19 ट्रिब्यूनल हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रिब्यूनल की उपयोगिता को कहीं भी किसी भी रूप में कम ना आंका जाए और जो भी ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं वे निश्चित रूप से न्यायालयों के बोझ को कम करने के लिए करते हैं। प्रारंभ में स्थिति ये थी कि कुछ मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते थे, कुछ मैटर हाई कोर्ट में जाते थे, परंतु ट्रिब्यूनल्स के गठन के उपरांत जैसा कि संविधान में संशोधन हुआ, ट्रिब्यूनल्स के गठन के उपरांत बहुत से विशिष्ट प्रकार के जो मैटर हैं वो केवल ट्रिब्यूनल के सामने आने लगे। हालांकि ट्रिब्यूनल के निर्णय को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना निश्चित रूप से सुधारना चाहिए, अच्छी बेहतर से बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो देनी चाहिए और इसको सुधारने का काम प्रशासनिक विभाग को वरीयता पर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ट्रिब्यूनल की कार्यशैली को या कार्य क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जस्टिस मुकुल शेरावत, एक फाइनल वर्ड आपके साथ चाहूँगी सर कि जैसे कि इस पूरे बहस में हम लोगों ने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, अपॉइंटमेंट का मसला है और इसके साथ साथ ओवर रीच का भी है और जो जिसको कहा जाए पावर तो नहीं कहूँगी लेकिन एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप का जो है वो एक ओवरलैपिंग ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क का एक मसला है। अब हाउ सर कैसे हम एक आदर्श स्थिति में, एक आइडियल सिचुएशन में पहुंच सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न दिखाया है उसको यदि अचीव करना हो तो आखिर कौन सा रास्ता लिया जाए? राइट, सो वन वर्ड आंसर, autonomy of the tribunals should not be interfered, should not be compromised. I totally agree with Dr. Sunil from Bombay. I think that these tribunals are playing very important role and they directly give quick solutions to various problems. So autonomy is to be restored, independence is to be restored, process of selection should be faster. जो आपने इशू रेज किया है, राइट इशू क्या है, और हम लोग को सर्विस कंडीशंस जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है उस सर्विस कंडीशंस को राइटली कंसीडर करते हुए उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा जिससे कि हम गुड ब्रेन्स, valuable persons who are willing to join but do not join because of certain all these hiccups. तो ये सब चीजें करें तो ये ट्राइब्यूनल्स को मैडम जयश्री, I want to warn that it's sort of a warning that the tribunal's importance is day by day is compromised and rather diluted. So because although the Honorable Supreme Court is very cautious, yes, they are questioning all those notifications as you have said in the introduction, yes, and by others. Sir. So we this type of discussion
shall definitely an eye opener. सर बिल्कुल सर। मिस्टर लाला, आपसे सवाल मेरा यही होगा कि सर कि इस पूरे मसले में देखा जाए तो जिसको कहते हैं बार एंड बेंच, दोनों को मिलकर काम करना होगा, तब शायद हम किसी आइडियल सिचुएशन में पहुंच पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक सर इन रेफरेंस ऑफ दिस होल इशू, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंच, सॉरी बार, सो दैट जो बेंच की समस्या है उसको दूर की जा सके? No, so I fully agree that the bench and bar have to work in coordination. For my area of practice, income tax and the tribe, and there are coordination in the bar and the bench. So, for example, there is a little informality also. So the tribal members, the vice president, they will get in touch with the managing committee and also discuss the issue with us. Do we have this? Let's say quick justice. And then if we give a suggestion, they give a suggestion that how about clubbing all covered matters together, and if they come up together and if it is disposed of together, how would that be? Or we make a special bench to dispose of all connected matters. Or if we, and many of the tribunal members themselves pick up matters which have small stakes and they have got, and thousands of matters have been disposed of at one go. So there is a good coordination, a healthy coordination existing, at least in the income tax appellate tribunal, the members and the bar. And I do not know, but with all humility, I say possibly the other tribunals may also get inspired with this kind of coordination. With all humility, I say that. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि जो 19 ट्राइब्यूनल्स लगभग हैं और कई कमीशंस हैं, वहाँ सभी जगह पे जो भी लोग जाते हैं वो उम्मीदों के साथ जाते हैं और अपने मामले का हल ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ अभी हैं, उन स्थितियों को देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि हमें और भी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, रिक्तियों को भरने की ज़रूरत है, अपने अपने दायरों को समझकर काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस पेंडेमिक के बाद इस बात की समझ में आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा लोगों तक न्याय पहुंच पाएगा और ट्राइब्यूनल्स की जो भूमिका है लोगों तक सहज और त्वरित न्याय पहुंचाने का, उस भूमिका से किसी को भी इनकार नहीं होगा। और इस भूमिका को और मजबूत यदि हम करना चाहते हैं तो ट्राइब्यूनल्स को और ज़्यादा मजबूती और स्वायत्तता देने की ज़रूरत होगी। और इसी बात को न केवल सुप्रीम कोर्ट समझती है बल्कि इससे जुड़े हुए तमाम वो लोग समझ रहे हैं, चाहे वो बार के लोग हों या बेंच के लोग हों, और सभी को ट्राइब्यूनल्स के महत्व की जानकारी है। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार और न्यायिक व्यवस्था दोनों मिलकर ऐसे काम करें कि 130 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल सके। तो इसी उम्मीद में कि ऐसा शीघ्र ही होगा और ट्राइब्यूनल्स की ताकत भी बढ़ेगी और हम तक न्याय पहुंचने की शीघ्रता भी होगी। आज बस इतना ही। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक विशेष विषय के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।